हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत, नर्सिंग ऑफिसर GMCH 32 स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम से है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेप्टिक अल्सर की परिभाषा से। तो पेप्टिक अल्सर एक्चुअली होता क्या है कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टरबेंस है, या एक डिसऑर्डर्स आप कह सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ड्यूडिनम और स्टोमक की जो मुकस मेम्ब्रेन्स हैं उनकी लाइनिंग का इरोजन्स और अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इरोजन्स और अल्सरेशंस का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि वहाँ की लेयर होती हैं एसिड इफेक्ट से कारण धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती हैं, या धीरे धीरे उनके अंदर एक होल टाइप फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम इरोजन और अल्सरेशंस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पेप्टिक अल्सर को अगर लोकेशंस के आधार पर देखा जाता है तो इसमें दो तरह की कंडीशंस आती हैं, और वो दोनों तरह की कंडीशंस जैसे अल्सरेशन की साइट्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर अल्सरेशन की साइट स्टोमक है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है उसको गैस्ट्रिक अल्सर हम कहेंगे। अगर साइट है वो ड्यूडिनम है तो उसको हम ड्यूडिनल अल्सर्स कहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, या बहुत सारे जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एम्स है, GMCH है, PGI है, तो उनके अंदर पूछा जाता है कि पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है उसके होने का सबसे कॉमन रीजन्स क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि पेप्टिक अल्सर है बहुत सारे कारणों से होता है, बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसको डेवलप करते हैं। बस सबसे कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द एच पाइलराई। और एच पाइलराई क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कई बार पूछा गया है, एम्स भोपाल के अंदर पूछा गया, या और भी कई तरह कम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है कि एच पाइलराई क्या है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एलजी है। तो उसका बहुत सारे जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो उसका मैं बता देता हूँ, ये एक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गैस्ट्रिक अल्सर हैं वो मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो गैस्ट्रिक अल्सर या स्टोमक के अंदर होने वाली अल्सरेशन की कंडीशंस है वो एक कैंसर का रूप भी ले सकती है। जबकि ड्यूडिनल अल्सर्स के अंदर चांसेस क्या होते हैं, इसके कम होते हैं। और ड्यूडिनल अल्सर मोस्टली जो देखा जाता है वो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम के अंदर देखा जाता है, और इसके जो फर्स्ट पोर्शंस के अंदर ही ड्यूडिनल अल्सर 95 और अबोव चांसेस इसके रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक चीज़ के ऊपर और फोकस कर लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि मतलब डूडिनल अल्सर या जो स्टोमक अल्सर हैं वो जो डेवलप किस तरह से होते हैं, किस तरह वो विकसित हो जाते हैं। तो इसका सीधा से सीधा कारण है, कुछ तो इसके पीछे क्या होते हैं, रीजन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिसको आप कह सकते हो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हो या रिस्क फैक्टर्स कहते हो। तो उसके अंदर मोस्टली देखा जाता है जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इसको डेवलप करते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उससे भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा स्पाइसी फूड से होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद कह सकते हैं तो स्मोकिंग है, चॉकलेट्स हैं, अल्कोहल है, टी है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को डेवलप करने का काम करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स कुछ तो इसमें से क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और कुछ फैक्टर मेनली तो क्या होता है, एच पाइलराई इन्फेक्शन ही इसको क्या करता है, डेवलप करता है। तो दोस्तों, मेकेनिज्म ऑफ एक्शंस के अंदर देखा जाता है तो एच पाइलराई इन्फेक्ट करता है स्टोमक या फिर ड्यूडिनम की म्यूकोसा लाइनिंग्स को, और वो लाइनिंग धीरे धीरे क्या होती है, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं,
और उस जनरेशंस के कारण ही स्टोमक या फिर ड्यूडिनम की जो म्यूकोसा लेयर्स हैं उनके अंदर अल्सरेशन और इरोजन्स हो जाता है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन एच पाइलोरी का इन्फेक्शंस है वो डायरेक्टली एच पाइलोरी का इन्फेक्शन से जो डेवलप करता है वो अल्सरेशन और इरोजन्स को डेवलप करता है। और डायरेक्टली जो म्यूकोसा होती हैं स्टोमक या ड्यूडेनम की वो डायरेक्टली जो HCl एसिड होता है जो उसके कांटेक्ट में आ जाती है और उसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो धीरे धीरे नष्ट वहाँ की सेल्स नष्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेल्स नष्ट होने के कारण वहाँ अल्सरेशंस और इरोजन्स की कंडीशंस को देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर देखा जाता है या जो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ड्यूडिनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के आधार पर कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्टली तो मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द अल्सर अल्सरेशन साइट है उसके आधार पर क्या होता है। अगर स्टोमक साइट के ऊपर अल्सरेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। इफ़ अल्सरेशन हैव ए साइट ऑफ ड्यूडिनम देन वी कॉल द अल्सर ड्यूडिनल अल्सर। सेकंड वन डिफरेंस हम देखते हैं तो वो क्या होता है जो पेन की कंडीशंस होती है वो उनका ड्यूरेशंस क्या होता है दोनों के अंदर अलग अलग होता है। अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं तो ईटिंग के या आफ्टर द इंजेक्शंस ऑफ मील 1 to 2 आवर पेन की कंडीशन देखी जाती है। और वहीं इसके कंपैरिजन में अगर ड्यूडिनल अल्सर की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 to 5 और आफ्टर द मील इंजेक्शन पेन की कंडीशन देखी जाती है। और दोनों ही तरह की कंडीशंस के अंदर क्या होता है एपिगैस्ट्रिक पेन देखा जाता है। उसके बाद जो तीसरा जो मेजर डिफरेंस होता है ये इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस है उसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर स्टोमक में होते हैं और स्टोमक जो पार्ट है वो अपर जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। तो इसलिए अगर इसके अंदर देखा जाता है तो हिमेटेमेसिस की कंडीशंस क्या होती है कॉमन होती है या फिर कह सकते हैं वोमिट विथ ब्लड। तो ये कंडीशंस क्या होती है इसके सिम्टम्स के अंदर देखी जाती है। उसी तरह ड्यूडिनल अल्सर की बात करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर देखा जाता है कि जो ड्यूडिनम है वो लोअर जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। तो वहाँ पे क्या होता है मेलिना कंडीशंस हमें देखने को मिलती है या फिर कह सकते हैं स्टूल विथ ब्लड। तो ये मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो एक और मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो कैंसरियस भी हो सकते हैं जबकि ड्यूडिनल अल्सर कैंसरियस नहीं होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ड्यूडिनल अल्सर के अंदर पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो सीवियर होती है जिसके अंदर कई बार पेशेंट क्या होता है रात में सोया हुआ होता है और एकदम से अचानक से उठ जाता है इतना जो ज़्यादा पेन पेशेंट को फील होता है। तो ये क्या होते हैं मेजर डिफरेंसेस हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि जो मतलब इस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर एम्स आ गया पीजीआई आ गया जीएमसीएच आ गया रेलवे है डीएसएसबी है। तो इन सभी एग्ज़ाम के अंदर एक तो पेन की इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाता है कि पेन की इंटेंसिटी किसके अंदर सीवियर होती है किसके अंदर नहीं होती है। दूसरा पूछा जाता है कि कितने टाइम ड्यूरेशंस के बाद गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर पेन होता है और कितने टाइम ड्यूरेशंस के बाद ड्यूडिनल अल्सर के अंदर पेन होता है। तो ये सारे जो कंपेरिजन्स हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स एक दो मेजर डिफरेंस और भी होते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर जो इस स्लाइड में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसमें से एक तो डिफरेंस होता है कि जो स्टोमक के अंदर अल्सरेशन की कंडीशंस होती हैं तो वो फूड इंजेक्शंस के बाद रिलीव नहीं होती है जबकि क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है। जबकि यही ड्यूडिनल अल्सर के अंदर देखा जाता है तो फूड इंजेक्शन पेन को रिलीव करता है। तो ये भी क्या होता है एक मेजर डिफरेंस है
इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर क्या होता है, वोमिटिंग विथ ब्लड होती है, जिसके कारण क्या होता है, वेट लॉस की कंडीशन देखी जाती है। जबकि डुओडेनल अल्सर होता है, उसके अंदर वेट गेन की कंडीशंस भी देखी जाती है। ये भी क्या होता है, एक डिफरेंस डुओडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, जो गैस्ट्रिक और डुओडेनल अल्सर्स को हम किस तरह से पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर इसके डायग्नोसिस मेथड होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्सरेशंस की साइट क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेप्टिक डायग्नोसिस करने के लिए कई तरह के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, जिसमें मेनली रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है, जिसके अंदर बेरियम एक्सरे स्टडी आती है। सेकंड वन देखा जाता है, लेबोर टेस्ट किए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, नॉन इन्वेजिव यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, या फिर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है, और थर्ड वन एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस होते हैं। तो फर्स्ट वन जैसे बात करते हैं, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में बेरियम एक्सरे टेस्ट होता है, जो अपर जीआई सीरीज टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम एक बेरियम क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको इंजेक्शंस कराया जाता है, और वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर उन साइट्स के ऊपर जमा हो जाता है जहाँ पे सेल डिजनरेटेड हो चुकी हैं या जहाँ पे अल्सरेशंस हो चुका है, और उसको हम इजीली फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे टेकन करके देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे अल्सरेशन की कंडीशंस या इरोजन्स की कंडीशंस डेवलप है स्टोमक के अंदर। और ये मोस्टली स्टोमक के अंदर ही बेरियम स्टडी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि अपर जीआई सीरीज डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसके बाद सेकंड आते हैं लेबोर टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, तीनों टेस्ट होते हैं। जो लेबोर टेस्ट ये क्या होते हैं, एच पाइलरी की जो पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं, एच पाइलरी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनके अंदर एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट कौन सी डिजीज के अंदर किया जाता है या कौन से इन्फेक्शियस एजेंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो अगर डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और अगर इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में पूछा जाता है तो एच पाइलरी जो एक बैक्टीरिया होता है उसकी डिटेक्शंस के लिए इसको यूरिया ब्रीथ टेस्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दैट डायग्नोसिस होता है वो एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको माउथ के थ्रू जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंटर कराया जाता है, और स्टोमक और ड्यूडिनम के अंदर जितनी भी क्या होती है अल्सरेटिव साइट्स हैं उनको क्या होते हैं हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो आउटर पार्ट होता है जो माउथ के बाहर रहता है उसके अंदर एक विजुअल कैमरा डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम पूरी जो लोकेशंस होती हैं अल्सर्स की और या फिर इरोजन साइट्स होती हैं उनको इजीली हम देख सकते हैं कितना डिजनरेशन उनके अंदर हुआ है स्टोमक और ड्यूडिनम की लेयर्स के अंदर। तो ये सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होते हैं जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर किए जाते हैं, जिनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर जो सिम्टोमेटिक अपीयरेंस के आधार पर या फिर पेशेंट के अंदर किस तरह की डिजीज या कितनी जो डिग्री ऑफ सीवियरिटी अल्सरेशंस या इरोजन्स की डेवलप है। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके जो ट्रीटमेंट मेथड होते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के अंदर, तो क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर यूज़ करते हैं और क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर यूज किया जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर डाइटरी मैनेजमेंट हम यूज करते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़्यादातर तो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होता है, डाइटरी जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज़ के लिए। ट्रीटमेंट पे फोकस करने से पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की, कि किस तरह से आप जो देख पा रहे हो किस तरह से एंडोस्कोपी की जाती है। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर का अगर ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो उसमें कई तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड उसके सेक्रेशंस को रिडक्शन करते हैं, मतलब कम करते हैं, और दूसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं, और तीसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो क्या कहते हैं अल्सर जो साइट होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। चौथे टाइप के ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग्स होते हैं, और फिफ्थ टाइप के ड्रग्स होते हैं वो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होते हैं जो एच पाइलरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फंक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट वन हम जानते हैं कि जो एसिड को
रिडक्शन करने वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, H2 एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं और पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं। तो ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड का इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं गैस्ट्रिक एसिड को रिडक्शन करना है, उसका लेवल कम करना। तो H2 एंटीहिस्टामाइन के अंदर आप देख रहे हो एग्जांपल, जिसके अंदर सिमेटिडिन होता है, रेनिटिडिन होता है, फेमोटिडिन होता है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर इस तरह से ड्रग्स यूज करते हैं जो हम मोस्टली देखते हैं, ओमेप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, पेंटोप्रोजोल है, रूबेप्रोजोल है। तो ये सारे क्या होते हैं, PPI होते हैं। इसके अलावा एंटीकोलर्जिक में क्या होते हैं, प्रिंजेपाइन है और पीजी एनालॉग होते हैं, उनके अंदर मिजोप्रोस्टोल है। तो ये ड्रग्स होते हैं सारे क्या कहते हैं, रिडक्शन करते हैं गैस्ट्रिक एसिड का जो बढ़ा हुआ सेक्रेशन है उसको कम करने का काम करते हैं। दूसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके अंदर स्पेशली एंटासिड्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोराइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट्स है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं वो अल्सर्स की जो साइट होती है उसको प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं, जिसके अंदर सकल्फेट होता है, बिस्मथ सबसाइट्रेट होता है। और कुछ जो ड्रग्स होते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग्स होते हैं, जिसमें कार्बेनोजोलोन सोडियम है। और एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होते हैं जो एच पाइलरी के इन्फेक्शंस को कम करने के लिए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर कौन कौन से होते हैं, अमोक्सिसिलिन होती है, मेट्रोनिडाजोल होती है, टिनाडाजोल होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है। तो मोस्टली ये सारे ड्रग्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और इनके अंदर मोस्टली क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर चाहे PGI की बात करो, एम्स की बात करो, रेलवे की बात करो, DSSB की बात करो या अनदर और कोई कम्पिटिटिव स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करो, तो उन सब के अंदर इन जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे मीन्स एंटासिड, जैसे कोई पेशेंट है पेप्टिक अल्सर का था, उसको एंटासिड्स यूज किए गए, तो एंटासिड्स का इफेक्ट क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और भी ऑप्शन इसके साथ हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसी तरह क्या होता है कि PPI के ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन से होता है कि गैस्ट्रिक एसिड को रिडक्ट करने वाले ड्रग्स कौन से होते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्या होता है, इनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स यूज इन एच पाइलरी इन्फेक्शन और इन ए पेप्टिक अल्सर डिजीज़, तो उसके अंदर जैसे कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में होगा एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या टिनेडाजोल या टेट्रासाइक्लिन में से हमारे ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा, तो हम इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनके कौन कौन से ड्रग्स होते हैं एसिड को रिडक्ट करते हैं, कौन से एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, कौन से अल्सरेशन साइट को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से अल्सरेशंस को हील्स करते हैं, और कौन से एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होते हैं जो पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट दैट बात करते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीव क्या करता है, पेप्टिक अल्सर्स के अंदर करता है, और जो रिकवरी रेट होती है, कंप्लीट रिकवरी होती है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को मिलती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर के सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी सर्जरीज क्या होती है पेप्टिक अल्सर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जो क्या होती है पेप्टिक अल्सर के अंदर क्यूरेटिव सर्जरी के नाम से भी उनको हम जानते हैं। पेप्टिक अल्सर के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्जरीज हो जो पेप्टिक अल्सर्स के अंदर की जाती हैं, जिनके अंदर कॉमन जो सर्जरीज हैं उनके अंदर वेजोटोमी है, गैस्ट्रेक्टोमी है, या फिर सुचर लाइगेशन ऑफ गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी है, और एंडर रनिंग एंड अल्सर बेस है। तो ये सारी सर्जरीज इसके अंदर यूज की जाती हैं। और मोस्टली जो सर्जरीज होती हैं जो गैस्ट्रेक्टोमी, इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट। पेप्टिक अल्सर के सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट है वेजोटोमी। वेजोटोमी के अंदर क्या होता है, वेगस नर्व को कट डाउन किया जाता है, और कट डाउन करने से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड का उसका स्टिमुलेशन कम हो जाता है, और कम होने की वजह से पेप्टिक अल्सर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड होता है गैस्ट्रेक्टोमी में 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड प्रोसेस। बिलरोथ फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, स्टोमक का कुछ हिस्सा क्या होता है जो अल्सरेटेड हो उसको कट डाउन किया जाता है, और उसको क्या होता है
ड्यूडीनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं अनास्टमोसिस करना। अनास्टमोसिस का मतलब होता है एक पार्ट को दूसरे के साथ जोड़ना। उसके बाद सेकंड होता है गैस्ट्रेक्टोमी बिलरोज सेकंड प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है स्टमक के कुछ हिस्से को क्या कर दिया जाता है, कट डाउन किया जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको अनास्टमोसिस किया जाता है जेजुनम के साथ। तो इनको बिलरोज फेस्ट को गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। बिलरोज सेकंड प्रोसेस को गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के नाम से भी इनको जानते हैं। उसके बाद सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होता है। इसके अंदर कुछ स्टोमक का जो हिस्सा होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको डायरेक्ट जेजुनम और उसके साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो मोस्टली क्या होती है, दो तरह की वेजोटोमी और गैस्ट्रोटोमी, यही क्या होती है मोस्टली यूज होती है, और इनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या जब भी इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इनके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनको किस तरह से क्या किया जाता है, उनको पूरी तरह से हम रोक सकते हैं, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम जो मेजर्स यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं डाइटरी मैनेजमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और उसके अंदर डाइटरी मैनेजमेंट होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या डाइट्स हम अवॉइड कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कंडीशंस के अंदर। फ्रेंड्स डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम फोकस करते हैं उन डाइट्स के ऊपर जो हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर उन डाइट्स को हम अवॉइड करेंगे तो सिंपली है कि पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस भी कहीं ना कहीं अवॉइड होगी। तो उनमें से कुछ डाइट हम जो अवॉइड करते हैं उनमें है स्पाइसी और एसिडिक फूड्स होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। उसके अलावा अल्कोहल बेस्ड फूड होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। कॉफ़ी टी होती है, उनको हम अवॉइड करते हैं। कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। और उसके अलावा जो स्मोकिंग है उसको हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स पेप्टिक अल्सर डिजीज को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे पेप्टिक अल्सर के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, उनको भी क्या होता है लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी पेप्टिक अल्सर को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सेसिव स्ट्रेस है वो भी पेप्टिक अल्सर को डेवलप कर सकता है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं वो भी काफ़ी जिम्मेदार होती हैं पेप्टिक अल्सर को डेवलप करने के लिए। तो स्ट्रेस है उससे भी पेशेंट को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, और स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री पेशेंट को रखना चाहिए, या जो पर्सन पेप्टिक अल्सर डिजीज या इस तरह की डिजीज से सफर्ड है। उसके अलावा और जो फैटी डाइट्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट डाइट्स होती है, हाईली फैटी डाइट होते हैं, वो भी क्या करती है कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर की इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो ये सारे क्या होते हैं डाइटरी मैनेजमेंट होते हैं। इनसे एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये है डाइटरी मैनेजमेंट पेप्टिक अल्सर का। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस और उनके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आज यहीं पे विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।